हेलो। वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? एक बार आपका फिर से स्वागत है 12 जनवरी के एडिटोरियल एनालिसिस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना और अफगानिस्तान में जो अभी रिलेशन सुनने में आ रहे हैं। चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया है अफगानिस्तान में। इसका मतलब कि तालिबान के साथ शायद चाइना हाथ मिला रहा है। और ऐसे में क्या होगा आगे, ये देखने वाला है। अगर हम पूरे मैटर में बात करें तो ये जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये है बेसिकली एक ऑयल रिफाइनरी जो कि चाइना तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में बना रहा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये अफगानिस्तान की इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, लेकिन हो सकता है कि इसका जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी हो जाए। और भारत और चीन के रिश्ते बदलते समय में जो कठिन हो चुके हैं, जो मुश्किल हो चुके हैं, उस पर भी खासा असर पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं ये एक दुखती नब्ज की तरह हो गया है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना के इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में जो हैं वो किसी काम के बचे नहीं हैं अब। और चाइना कोशिश कर रहा है कि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसको नए पार्टनर्स मिल सकें, ताकि सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ वो अपना रिश्ता बना सके, बढ़ा सके। तो इस एडिटोरियल में, जो कि 12 जनवरी को द हिंदू में आया, कबीर तनेजा द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे ये चाइना का ऑयल गैम्बिट यानी कि एक गेम की बात कर रहे हैं कि इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है चाइना के लिए और तालिबान के लिए। तो इस एडिटोरियल में हम कवर करेंगे कि चाइना आखिरकार क्यों इतना इन्वेस्ट करना चाहता है अफगानिस्तान में, क्या हो सकते हैं इसके स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए। ये आप भी जरा सोचिएगा। क्या ये तालिबान सरकार को एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, यानी क्या ये कहना सही रहेगा कि चाइना रिकॉग्नाइज कर चुका है कि तालिबान ही अफगानिस्तान का भविष्य है, उज्जवल भविष्य है। क्या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कोई भी चाइना के इस इन्वेस्टमेंट को अपोज नहीं करने आएगा? क्या इंडिया किसी तरह का ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर सकता है? इन सभी क्वेश्चंस पे आपको सोचना चाहिए। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि अफगानिस्तान में फ्लो करती हैं। मिनरल वेल्थ अफगानिस्तान की क्या है? चाइना की कनेक्टिविटी अफगानिस्तान में आखिरकार इतनी बढ़ क्यों रही है? ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? और सेंट्रल एशियन रीजन का भारत के साथ क्या कनेक्शन है? 2022 के प्रीलिम्स में अफगानिस्तान के ऊपर आए हुए सवाल का भी हम डिस्कशन यहां पे करेंगे। इस एडिटोरियल में ऑथर स्टार्ट करता है ये कहते हुए कि ये जो मल्टी मिलियन डॉलर की डील हुई है जिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी और तालिबान के बीच में, काबुल में, is being marketed by the latter as its first major economic win since the return of the Islamic Emirate in August 2021। जी हाँ, अगस्त 2021, 15 अगस्त को तालिबान ने बंदूक की नोक पे अफगानिस्तान के पूरे प्रजातंत्र पे कब्जा पा लिया। वहाँ के जो नेता थे इलेक्टेड, सबको बेसिकली ये सत्ता छोड़नी पड़ गई अपनी। तो ऐसे में हमें देखना है कि अब इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मूव का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। सो समझने वाली बात हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। अब इसको हम देखिए, अफगानिस्तान जो है उसके पास ज़्यादा बड़ी मिनरल फील्ड्स नहीं है, स्मॉल मीडियम साइज की मिनरल फील्ड्स हैं जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। यानी कि अफगानिस्तान को अभी शायद खुद नहीं पता कि उसके पास कितना मिनरल वेल्थ है। और पता होने के बावजूद भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस नहीं है। आज ये जो डील हुई है, बहुत शोर हो रहा है पूरी दुनिया में। The basin had in fact been earmarked by the now erstwhile republic's leadership more than a decade ago for China to develop। चाइना ने बेसिकली इस जगह पे 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट करने की सोची थी। और जब अफगानिस्तान एक रिपब्लिक था, यानी कि जो पुरानी लीडरशिप थी, उसने चाइना को ये जगह दी थी। पर आज उसका फायदा तालिबान को मिल सकता है। यहाँ पे ऑथर ने बड़े क्लेवरली तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको अंतरिम गवर्नमेंट कहा, इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट परमानेंट ऑथर के हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है? उसका एक कारण जो हमें समझ में आ रहा है, ये परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, इसका एक कारण हमें समझ में आ रहा है क्योंकि वेस्टर्न नेशंस ने इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और यहाँ पे तालिबान की एक मेजर इकोनॉमिक विक्ट्री है जो कि कंट्री के मिनरल वेल्थ चाइना के द्वारा हार्नेस की जाएगी। डैंगलिंग द कंट्रीज मिनरल वेल्थ
largely in front of China while also trying to impress other countries. तालिबान इस बहाने से बाकी सारे देशों को अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए बुला सकता है। आप जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। ये है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मैप, जो कि बेसिकली 2013 में प्रपोज हुआ था। अब 2013 में इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक इसका लैंड कंपोनेंट है, दूसरा इसका सी कंपोनेंट है। सी कंपोनेंट में हमारा कोलकाता और श्रीलंका का कोलंबो भी शामिल है। पर इस पूरे मैप में आप अफगानिस्तान को कहीं भी नहीं पाएंगे एक मेजर रोल प्ले करते हुए। आपको ये मैप ऊपर से जाते हुए दिखाई देगा, सेंट्रल एशियन रीजन से जाते हुए दिखाई देगा, पर उसमें अफगानिस्तान शामिल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट इस रीजन में है, इस रीजन में प्रेजेंट है, तो चाइना एक लिंक की तरह काम कर सकता है, हार्नेस कर सकता है, इन कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर बना सकता है। और चाइना के लिए यहाँ पे स्थित एक पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्वादर पोर्ट हमारे बाउंड्री से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और ये आप देख रहे हैं कि ये है हमारा पाकिस्तान, जहाँ पे ये रास्ता बेसिकली जा रहा है, जिसको हम सीपेक के नाम से जानते हैं। और चाइना ने अभी जो इन्वेस्टमेंट किया है वो अफ़गानिस्तान के इस रीजन में है। ये है आपका अफ़गानिस्तान। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अफ़गानिस्तान के इस रीजन में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है सॉरी, कि वो कहीं ना कहीं बाकी रीजन्स पे एक इन्फ्लुएंस डाल सकता है। ज़रा आप इस मैप को भी ध्यान से देखिए। ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको पूरी दुनिया सीपेक के नाम से जानती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आखिरकार सीपेक क्यों बनाया गया? चाइना को क्या ज़रूरत थी यहाँ पे सीपेक बनाने की? चाइना ने सीपेक बेसिकली इसीलिए बनाया क्योंकि उसको ऑल्टरनेटिव चाहिए था। बस एक ही प्रॉब्लम है इस सीपेक में कि ये बेसिकली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होके जा रहा है और ये पीओके वाला हिस्सा हमारा है। जब तक पीओके रिजॉल्व नहीं हो सकता तब तक चाइना का सीपेक का प्रोजेक्ट शायद भारत सरकार मुकम्मल नहीं होने देगी। तो इस एडिटोरियल में मेन बातें हमें क्या पता चली? ये मैप आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देगा। ये चाइना की ही वेबसाइट से निकाला गया है और अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में भी आप इस डेटा को देख सकते हैं। ये साउथ चाइना का मॉर्निंग पोस्ट इस मैप को हमारे सामने रख रहा है। अभी जो इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं, है ना, वो अमुदार्या और आयनाक दो जगह पे है। चाइना का नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एक्सट्रैक्टिंग ऑयल अमुदार्या में है, जो कि आपको नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। दूसरा चाइना का बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट है कॉपर माइन आयनाक की, जो कि मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना एंड जियांगजी कॉपर द्वारा स्टैब्लिश किया गया है और वो है आपका उसकी कैपिटल काबुल के नज़दीक। तो इसमें हम देख सकते हैं कि तालिबान जो है वो किसी भी तरीके से आइडियोलॉजिकल कंसेशंस यानी अपनी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ऑथर कह रहे हैं कि तालिबान के आइडियोलॉजिकल कुछ आइडियाज़ हैं, विचारधारा है कि वो अफगानिस्तान को एक इस्लामिक एमिरेट बनाना चाहता है। वो उसके साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा जस्ट बिकॉज उसको इकोनॉमिक गेन्स चाहिए, है ना, क्योंकि उसने एक सुपर पावर को हराने का नैरेटिव क्रिएट किया है। तो चाइना जैसे देश के इन्वेस्टमेंट की वजह से वो अपने विचारधारा के साथ शायद कॉम्प्रोमाइज़ ना ही करे। फर्दर हमें यहाँ पे ऑथर कहता है कि इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो चाइना की जो अप्रोच है ना अफगानिस्तान पे, उसको पाकिस्तान को शायद सेंटर पे लेके चलना पड़ेगा। पाकिस्तान को चाइना इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही स्टेट्स चाइना के बड़े बड़े प्रोजेक्ट से टाइड अप हैं और वो बड़े प्रोजेक्ट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। तो क्या पाकिस्तान चाइना की मदद करेगा अफगानिस्तान के इन्वेस्टमेंट में? ये देखने वाली बात है। अब जहां तक हम चाइना की बात करें तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया,
इन रीजन से वेस्टर्न पावर्स को दूर रखना चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक एम है और क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एम है। यानी उद्देश्य है चाइना का कि वेस्टर्न कंट्रीज को, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के मिनरल वेल्थ से उनको दूर रखा जाए। लेकिन ये सब कुछ चैलेंज हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया इस पे, जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया। अब कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज की नज़र रशिया और चाइना के हर एक छोटे से छोटे मूवमेंट पर हो सकती है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज की क्या पोजीशन है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज की पोजीशन को समझने के पहले सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं अफगानिस्तान के बगल में, वो भी ज़रा देख लें। तो आपको ये जो नीचे वाली कंट्री दिखाई दे रही है ना, ये है अफगानिस्तान। और अब ध्यान से देखेंगे तो अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इनकी बाउंड्री टच करती है। और नीचे आपको ईरान दिखाई देगा और इस साइड आपको पाकिस्तान दिखाई देगा। अफगानिस्तान का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, सॉरी ये तो ईरान है, दिस इज ईरान, और ये है बेसिकली आपका अफगानिस्तान। दिस इज बेसिकली यू कैन फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर रीजन इज अफगानिस्तान। और बहुत ही एक छोटा हिस्सा, एक बहुत छोटा हिस्सा अफगानिस्तान का भारत से भी टच करता है। हालांकि हम वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है तो हम उसको नहीं मानेंगे। अब जब सेंट्रल एशियन कंट्रीज की पोजीशन की बात करें, है ना, तो सिर्फ तजाकिस्तान को छोड़ के बाकी सभी देशों ने तालिबान के साथ किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर रखना चाहते थे। आज वो डिस्कस करते हैं रीजनल कोऑपरेशन विद द ग्रुप ओपनली। रशिया ने जो इन्वेजन कर दिया यूक्रेन में, वापस से यूएस को एक स्पेस मिल गया है कि वो री एंगेज कर दे सेंट्रल एशिया के साथ। क्योंकि सेंट्रल एशिया, ये जो 5 देश है ना, 5 कंट्रीज, ये बेसिकली यूएसएसआर का पार्ट थे। पर टुडेज टाइम यूएसएसआर मतलब रशिया। आज अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज रशिया के साथ डील करने चली जाएंगी ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज इन सेंट्रल एशियन कंट्री को साथ लेके नहीं चलना चाहेंगी। और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट बाउंड्री शेयर करती हैं यूरोप के साथ। फंस गए हैं ये बिटवीन द डेविल एंड द डेड ब्लू सी, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। तो समझने वाली बात है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में क्या करेंगे। तो तजाकिस्तान की क्या पोजीशन है? तजाकिस्तान पूरी तरीके से रशिया की एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी आत्मा से ज्यादा मानता है। तो तजाकिस्तान ने जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर करा, 1300 किलोमीटर की जो बाउंड्री है तजाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ, उसने वहां पे लगातार मिलिट्री ड्रिल्स कराए, अपनी परमानेंट ट्रूप्स को स्टेशन कर रखा है। लगभग 4000 जवान अभी भी तालिबान के सेंट्रल एशिया के बॉर्डर में सिचुएटेड हैं। इसका मतलब ये जो बॉर्डरिंग एरियाज वाली कंट्रीज हैं, उज़्बेकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, कहीं ना कहीं वल्नरेबल है। तालिबान को कहीं ना कहीं इनसे डर है। इसमें सबसे बड़ा खतरा उसको तजाकिस्तान से ही है। या यूं कह लीजिए, तजाकिस्तान भी अब तालिबान के बारे में कुछ यूं ही सोचता है। चाइना की क्या पोजीशन रही है अभी तक तालिबान में, ये फोटोग्राफ आपको बहुत कुछ बताएगी। यहाँ पे आपको चाइनीज डिप्लोमेट्स तालिबान के कुछ मिनिस्टर्स के साथ बैठे हुए दिखाई देंगे। तो कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर मैटर में कि जब 2021 में तालिबान ने यह हरकत करी, उसके कुछ ही महीने पहले काबुल में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने अब्दुल गानी बरादर को होस्ट किया था, जो कि आज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान है। तो क्या चाइना को पहले से पता था कि ये जो तालिबानी लीडर्स हैं ये टेक ओवर करने वाले हैं? ये चीज को कंप्लीटली स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, ना ही झुटलाया जा सकता है। बीजिंग ने तालिबान के साथ हमेशा अपने डेलीगेशंस ऑन रखे। तालिबान ने इंडिया की बेसिकली जो ऑफिसेस हैं, जब उन पर अटैक किया, चाइना तब भी वहां पे था। चाइना ने अपने ऑफिसेस बंद नहीं किए।
और चाइना तालिबान के प्रति काफी रिसेप्टिव रह चुका है। ये इकलौती विजिबल पावर है काबुल में। चाइना को बस एक प्रॉब्लम हो सकती है उइगर मुस्लिम्स के मैटर से। उइगर मुस्लिम्स जो कि बेसिकली चाइना के जिनजियांग रीजन में आज रहते हैं, और चाइना के ऊपर बहुत आरोप है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। आज ये जिनजियांग रीजन अफगानिस्तान से नज़दीक है, तो क्या तालिबान आइडियोलॉजिकल सपोर्ट उइगर मुस्लिम्स के साथ करेगा जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स? क्या उनको एक तरह से मॉरल सपोर्ट कर सकता है? ये देखने वाली बात है। दिस वुड बी द बोन ऑफ कंटेंशन। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। डज द तालिबान रिक्वायर चाइना सपोर्ट इन एनी फॉर्म? बिल्कुल, बेशक उसको सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको जब भी एक कंट्री चलानी है, आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो तालिबान इज एमिंग टू स्टैब्लिश अ सक्सेसफुल इस्लामिक एमिरेट, one that is different from the previous version, one that is more responsible. To achieve this, they need somewhat functional economy to fund not only the state but also individual factions within the umbrella of the Taliban movement. आपको फंक्शनल इकोनॉमी चाहिए, क्योंकि तालिबान के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े लिबरल विचारधारा के हैं, जो इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। अगर अफगानिस्तान में सब कोई टेरिबल इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन में लगातार रहता रहा, तो पब्लिक प्रोटेस्ट ना करे उसके पहले तालिबान ही के जो कुछ सेक्शंस हैं वो सरकार के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर देंगे। इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन will challenge the authority of the current regime, and this challenge will not come from the public, but this challenge will come from within the movement, within the Taliban. समझ रहे हैं आप बात को? लास्ट में आपको ये दो व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं, ये है हक्कानी नेटवर्क के चीफ। हक्कानी नेटवर्क वो एक परिवार है जो कि बेसिकली मोर्चा लेके खड़ा था। किसके अगेंस्ट खड़ा था? जो कि मोर्चा लेके खड़ा था यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट। पहले तो इन्होंने 2008 तक रशियन फोर्सेस से लड़ाई करी, सीआईए ने खूब सपोर्ट करा इस व्यक्ति का, और बाद में 2012 में सीआईए ने, अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। और ये हैं तालिबान के लीडर। इन दोनों, पहले दोनों ने लड़ाइयाँ साथ में लड़ी, आज दोनों अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं। तो तालिबान का जो वर्चस्व है वो खत्म हो सकता है अगर लगातार इकोनॉमिक डेप्रिवेशन होता रहा। ये हो सकता है कि एक लीडरशिप चैलेंज में ना कन्वर्ट हो, ये हो सकता है कि एक लीडरशिप चैलेंज में ना कन्वर्ट हो बेसिकली। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए ये समझना है कि जो कंडीशन यहाँ पे है, कहाँ पे, तालिबान में, उससे हिबातुल्ला अखुंजादा को हो सकता है कि कोई चैलेंज ना मिले, लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी बॉयकॉट कर देगी, जो तालिबान लीडर्स अभी अवॉइड कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक विजन है तालिबान के कुछ लोगों का, वो आइडियोलॉजिकल विजन के साथ मैच नहीं करता। इकोनॉमिक विजन जो है, जिन्होंने वेस्ट के साथ नेगोशिएट किया था, वो हक्कानीस का है, और आइडियोलॉजिकल न्यूक्लियस की बात करें तालिबान का, तो वो अखुंजादा का है। उनके बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये अनलाइकली है कि तालिबान किसी भी तरीके से अपने आइडियोलॉजिकल कंसेशंस को कॉम्प्रोमाइज करेगा, आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करेगा, जस्ट बिकॉज उसको एक नैरेटिव क्रिएट करना है। किस चीज़ का? कि मैंने सुपर पावर को हराया। अब उसने क्योंकि सुपर पावर को हराया है, तो वो अपने आप को किसी के सामने कभी भी कमज़ोर नहीं करेगा, क्योंकि अखुंजादा का यही मानना है कि आइडियोलॉजी ही उनकी ताकत है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए, इन क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे। यूपीएससी 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। ऑप्शन आपको चूज करना है, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कमेंट सेक्शन में आप PYQ करके अपने आंसर को लिखिएगा। एक मेरी तरफ से सवाल आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर बाउंड्रीज विद अफगानिस्तान। ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में कौन बाउंड्री शेयर नहीं करता है, और उसी लाइट में ये पूछ रहा है कि कौन से देश बाउंड्री शेयर करते हैं। और तीसरा सवाल आपके लिए, जिसको क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्मेट में आप ले सकते हैं, कि ये इनमें से कौन सी नदी है जो अफगानिस्तान में फ्लो नहीं करती। अमू दारिया, फारहा, हेलमंद या नारिन रिवर।
इनके आंसर्स आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी signing off from today's editorial analysis. I'll see you guys in the next.